अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है बेसिकली आज जो बात करेंगे वो बेसिकली हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटी के ऊपर बात स्टार्ट करेंगे। एबनॉर्मेलिटी होती क्या चीज़ है? एबनॉर्मेलिटी ये होती है कि कोई बंदा भी जो है डेविएंट है, अपना बिहेवियर जो है वो बेसिकली नॉर्मल नहीं है, उस बंदे को हम कहेंगे कि ये बंदा जो है वो एबनॉर्मल है। ठीक है। अब ये वेरी कर सकता है कि कोई बंदा जो है बेसिकली कुछ साइंस शो कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है, कुछ सिम्टम शो कर रहा है, कुछ बिहेवियरल चेंजेस शो कर रहा है। ठीक है। तो वो जो है एबनॉर्मल नहीं है। पर मैंने जैसे बताया ये सब्जेक्टिव है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि इस मेंटल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए हमने कुछ क्लासिफिकेशन की हुई हैं। वो 4 क्लासिफिकेशंस हैं। पहली क्या है? वो ये है डेविएंस फ्रॉम कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है। हर कल्चर की दुनिया में कोई ना कोई नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ चीज़ों के ख़ास मीनिंग होते हैं। ठीक है। किसी भी कल्चर में तो अगर वो बंदा उस कल्चर में रहते हुए उस कल्चर के साथ जो है वो बेसिकली डेविएंस शो कर रहा है, वेरिएशन शो कर रहा है, तो उस कल्चर के मुताबिक वो बंदा एबनॉर्मल है। ठीक है। अब इसमें कल्चरल रिलेटिविस्टिक जो कुछ पर्सपेक्टिव है वो ये कहते हैं लोग कि हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर किसी कल्चर की नॉर्मेलिटी है तो उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर उसके जो लॉज हैं या वो बेसिकली उसके मेंबर्स पे ही लागू होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक कल्चर वाइज, ठीक है, अगर अब हमारे मुल्कों में, ठीक है, ये इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है, एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास जो रोटी खाई जाती है, लूफ़ खाई जाती है, ठीक है, उन मुल्कों में उसको एज अ ब्रेड खाया जाता है। तो अब ये कल्चरल, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर अब वो लोग कहें कि तुम लोग जो हो ब्रेड नहीं खाते हो, ठीक है, एज योर इन योर मील, तो तुम हमारे लिहाज से कल्चरल डेविएंट हो, तो ये बात गलत होगी। ठीक है। तो ख़ास कल्चर के लिहाज से इस चीज़ का काफ़ी लोगों ने बड़ा गलत इस्तेमाल भी किया। गलत किस तरह इस्तेमाल किया कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, मैं किसी को अपने ऑर्डर के अंदर लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको कह देता हूँ कि ये जो है बेसिकली ये बंदा एबनॉर्मल है। सबसे क्लियर मिसाल आपके पास होलोकॉस्ट की है जो हिटलर ने किया था। हिटलर ने बेसिकली क्या कहा कि ज्यूज़ जो हैं वो बेसिकली क्या है, वो एबनॉर्मल हैं, इसलिए मैं होलोकॉस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको जज करना काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल ये मैंने बता दिया कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जिस पे हम अभी 3 हो रहे हैं जिन पे आप जज करते हैं कि एक बंदा मेंटल डिसऑर्डर से गुजरा है या नहीं। दूसरी होती है अनयूजुअलनेस। ये भी बेसिकली क्रिएटिव डेविएंस से ही लिंक आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो कुछ बिहेवियर में अनयूजुअल है, ठीक है, वियर्ड है, रेयर हरकतें करता है, ठीक है, वो भी अब देखें जैसे एक कल्चर है उसमें वो हरकतें जो हैं, वो जो तरीक़ाकार हैं, वो यूजुअली लोग नहीं करते, पर ये अनयूजुअलनेस शो करता है, वो वियर्ड थिंग्स करता है, तो उसको भी हम एबनॉर्मल कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, यूजुअली एवरेज आईक्यू उसका बहुत ज़्यादा है, एवरेज लोगों का इतना आईक्यू नहीं होता, तो एवरेज लोगों के मुताबिक वो जो है बेसिकली क्या है, एबनॉर्मल आदमी है। एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश रहता है आजकल की स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में, या एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं, तो उसको भी हम एबनॉर्मल कहेंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है मैल अडेप्टिव बिहेवियर। कुछ सोशल साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि किसी भी बंदे की जो होती है आपके पास मेंटल डिसऑर्डर होता है, वो बेसिकली इस बात से लिंक नहीं कर रहा होता कि आप जो हैं वो किस तरह के मतलब हैं, हाँ, इस चीज़ से नहीं लिंक कर रहा कि आप किस तरह के या कल्चर से बिलोंग करते हैं या क्या अनयूजुअलनेस आप शो कर रहे हैं, डेविएंट हैं। वो बेसिकली बिलीव करता है, बिलोंग करता है कि आपकी जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो आपकी बिहेवियर हैं, उसकी वजह से अफेक्ट क्या हो रहा है आपकी सोसाइटी में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसकी फंक्शनिंग पे। अगर तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर तो ज़ाहिर बात है कि आप लोग जो है वो बंदा जो है मतलब वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस ड्राइवर है, बिल्कुल नॉर्मल है, सोसाइटी को नॉर्मल नज़र आता है, पर वो एक बस चला रहा है काफ़ी हाई स्पीड से। उससे क्या हो रहा है, वो अपनी लाइफ भी डेंजर में डाल रहा है, अपनी फैमिली की लाइफ भी डेंजर में डाल रहा है, उन लोगों की लाइफ भी डेंजर में डाल रहा है जो गाड़ी में बैठे हैं, और उन लोगों की भी जो रोड पे किसी और व्हीकल पे। तो वो क्या है, वो बेसिकली एबनॉर्मल है। सिमिलरली एक लेडी अगर ड्रिंक करती है, ठीक है, लेडी या कोई बंदा ड्रिंक करता है,
और फिर काम पे जाता है, तो वो बेसिकली उधर भी काम जो है बेसिकली कॉन्शियसनेस नहीं होगी उसकी, ठीक है। और अगर उसको उसकी जॉब से डिटेन कर दिया जाता है तो फिर उसकी फैमिली के लुक आफ्टर कौन करेगा? ये वो भी अब नॉर्मल बिहेवियर है। फिर एक पर्सनल डिसऑर्डर आता है, इसकी चौथी टाइप। पर्सनल डिसऑर्डर क्या कहता है? पर्सनल डिसऑर्डर ये बात इस बात पे बिलीव रख रहा होता है कि आपके पास कोई भी इंसान जो है ना, इंडिविजुअल, उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस होती है कि अब मैं एक बंदा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुझे दूसरे लोगों से कम भूख लगती है, लेस एपेटाइट लगती है, तो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि यार मैं अब नॉर्मल हूँ, अब नॉर्मेलिटी आ रही है मुझ में, ठीक है। कुछ लोगों को बॉडी पेन्स होते हैं, ख़ारिश होती है, एचिक्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली यही चीज़ होती है कि उनको बॉडी पेन वगैरह हो रही होती है। तो वो अब बाहर से तो लोग तो उसको नॉर्मल कहेंगे, पर वो उसमें डिसऑर्डर या डिस्ट्रेस की फीलिंग मौजूद है। तो कभी भी हम एक चीज़ को नहीं देखेंगे, अगर हमने देखना है तो इन चारों चीज़ों को हम देख के फैसला करते हैं कि ये बंदा जो है डिस्ट्रेस से गुजरा है या नहीं गुजरा। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस, ये मेंटल डिसऑर्डर। अब आपके पास जो मेंटल डिसऑर्डर्स है ना, वो बेसिकली कम टाइम के लिए भी होते हैं, ठीक है, जिनको एक्यूट कहते हैं, ठीक है, स्मॉल टाइम के लिए किसी भी ख़ास एक्सपीरियंस से हो जाते हैं, फिर खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लार्ज टाइप के लिए क्रॉनिक भी होते हैं, ठीक है। और ये मेंटल डिसऑर्डर इतने अजीब हैं कि इनके लिए आप कोई ख़ास तरीका कार नहीं रख सकते। फिर भी कुछ रिसर्चर प्रोफेशनल्स जो हैं, उन्होंने बेसिकली एक क्लासिफिकेशन निकाली है, ठीक है, मेड अ क्लासिफिकेशन फॉर द मैल एडेप्टिव एंड डिस्ट्रेस्ड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, ताकि कम से कम कोई तो आपके पास इस तरह का स्केल हो, जिस तरह हमने पीछे इंटेलिजेंस की स्केल पढ़े कि कुछ ना कुछ इस तरह का स्केल हो जिससे आपके पास पता लग जाए कि यार ये बेसिकली हो सकता है, ठीक है, ये उस कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है। अच्छा, अब ये यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन की बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आपने अक्सर हर जगह क्लासिफिकेशन लगते देखी होगी। क्लासिफिकेशन का एडवांटेज एक ये होता है कि आप जो है ना, बेसिकली बहुत सारे लोग हैं, उनके सेम सिम्टम है, तो आप उनको एक ग्रुप में ले आते हैं, ठीक है, और फिर आप उनकी लाइफ में देखते हैं कि पीछे क्या पता उनमें से 4-6 लोगों ने सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है, जिससे आपको ये पता लग जाता है कि इसके सिम्टम के पीछे क्या है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज होता है। पर एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आप फिर यूनिकनेस पे नहीं जाते, आप एक कोलैबोरेशन पे जा रहे होते हैं, ठीक है, सब लोगों की जमा करके देख रहे होते हैं कि इनके पीछे क्या है। तो एक यूनिकनेस जो होती है ना, जिससे मे भी आपको ज़्यादा डिटेल मिल सके, पर एट द सेम टाइम वो टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और मे बी एट द एंड रिजल्ट ना निकल सकते, उसकी तरफ आप नहीं जा रहे होते। अच्छा, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया, जो बेसिकली चार्ट बनाया, क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया मेंटल डिसऑर्डर्स का, आईसीडी ने। ये है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ की एक, समझ लो, अथॉरिटी है। 5 उसमें से मैं आपको मेन बताऊंगा जो मेजर है। पहली क्लासिफिकेशन ये थी कि वो लोग हैं जिनको बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, हाँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्क्रिप्शन किस तरह दी गई, कि डिस्क्रिप्शन इस तरह दी गई कि जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉनिकल इम्पेयरमेंट्स हुई हैं, ठीक है, कोई माइंड में ब्रेन में कोई इंजरी हो गया, डिज़ीज़ हो गया है, जिसकी वजह से डिज़ीज़ जैसे अल्जाइमर हो गया, एमनेसिया, उन लोगों को हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि बिहेवियरल या मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव जो है ना ड्रग्स, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, इलिसिट ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, अल्कोहल ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद आपके पास जो है प्रिस्क्राइब ड्रग्स भी जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं, उनको इस वजह से डिसऑर्डर हो। फिर शिज़ोफ्रेनिया हो जा, शिज़ोफ्रेनिया देख लो, ठीक है, ये भी बेसिकली जो है वो इसी से लिंक आ रहा होता है कि आपके पास आप ऐसी थॉट सोचने लग जाते हैं जो बेसिकली आपके पास यूजली नहीं होती, ठीक है। इसको आप उस पे भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली डिसऑर्डर ऑफ वॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें आपको हेलुसिनेशंस आ जाती हैं, डिल्यूजन्स आ जाती हैं। फिर न्यूरोटिक्स आ जाती है एक, ठीक है, ये चौथी टाइप मैं बता रहा हूँ, न्यूरोटिक्स है, ठीक है, स्ट्रेस रिलेटेड, ठीक है। ये भी आपके पास डिसऑर्डर एक आ जाता है, जिसमें आपके पास क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली, एक इंडिविजुअल जो होता है ना, स्ट्रेस से एक्सपोज हो रहा होता है, और वो फिजिकली एक्सपोज हो रहा होता है, पर उसकी कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे एनजाइटी वगैरह आ गई, इमोशनल स्ट्रेस आ गई, ठीक है। फिर आपके पास एक जो है, हाँ,
एक लास्ट में जो आता है मूड डिसऑर्डर आता है कि आप मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी इलेशन पे जा रहे हैं, कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़। अच्छा, फिर कुछ जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो बेसिकली आपकी ऑन द बेसिस ऑफ होती हैं, आईसीडी ने की हैं, ठीक है, कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्वेयरनेस, ठीक है, जिनको साइकोसिस और न्यूरोसिस कहते हैं। अब न्यूरोसिस वो बीमारी हैं जिनमें एंजाइटी आ जाती है, अनहैप्पीनेस आ जाती है, मेल एडेप्टिव बिहेवियर। ये इतनी सीरियस बीमारियाँ नहीं हैं, ठीक है। जो जिस बंदे को ये बीमारियाँ हैं ना, वो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकता है, पर यह है कि कम टाइम के लिए, मतलब एग्जिस्ट कर सकता है पर फुल कैपेसिटी में नहीं बिहेव करेगा। फिर साइकोसिस है, वो ज़्यादा सीरियस टाइप की डिजीज़ है, उसमें बंदे को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। उसमें आप टोटली एक इंडिविजुअल ऐसी चीज़ हो जाता है जो अनरियलिस्टिक होती है, वो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं होती, ठीक है। तो ये है बेसिकली। थैंक यू, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।